टैक्स रिटर्न फाइल करना आमतौर पर टैक्स पेयर्स काफी थकाऊ अनुभव मानते हैं। हालांकि अगर आप समय से थोड़ा पहले ये प्रक्रिया शुरू कर दें और आपके पास सभी जरूरी दस्तावेज हों तो आपके लिए ये काम आसान हो सकता है। आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में पता होना चाहिए जो आमतौर पर टैक्स पेयर्स रिटर्न भरते समय करते हैं और इसकी वजह से उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस मिल जाता है। हम आपको यहाँ 10 ऐसी गलतियों के बारे में बता रहे हैं जिनसे आपको 2023 से 2024 के लिए रिटर्न भरते समय बचना चाहिए। अपना रिटर्न भरना शुरू करने से पहले आपको फॉर्म 26AS और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट डाउनलोड करना नहीं भूलना चाहिए। दोनों फॉर्म इनकम टैक्स के ई फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध हैं। 26AS में मौजूदा फाइनेंशियल रिकॉर्ड मसलन TDS आदि का मिलान फॉर्म 16 की डिटेल से होना जरूरी है। दोनों में किसी भी तरह का अंतर आपके लिए दिक्कत पैदा कर सकता है और आपको इनकम टैक्स विभाग से नोटिस मिल सकता है। अगर आपने रिटर्न फाइल करने के मामले में गलत फॉर्म का चुनाव किया है तो आपको टैक्स नोटिस मिल सकता है। मसलन अगर आपने शेयर या म्यूचुअल फंड यूनिट्स की बिक्री से कैपिटल गेन्स हासिल किया है और ITR 2 के बजाय ITR 1 फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं तो नॉन डिस्क्लोजर के लिए आपको टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस मिल सकता है। गलत फॉर्म चुनने पर आपके रिटर्न को गड़बड़ घोषित कर दिया जाएगा। कई भारतीय एम्प्लॉयज खासतौर पर IT सेक्टर के एम्प्लॉय की पोस्टिंग विदेश में भी होती है। ऐसे में वे उन देशों में बैंक खाता खोलते हैं। हालांकि ऐसे कई लोग भारत आने पर इन खातों का जिक्र करना भूल जाते हैं और रिटर्न भर देते हैं। इस बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि अगर आपके खाते में बैलेंस शून्य है तो भी ऐसे खाते का जिक्र करना जरूरी है। AIS और फॉर्म 26AS में टैक्स पेयर्स के ट्रांजैक्शन का पूरा ब्यौरा होता है, लिहाजा किसी भी इनकम के बारे में जानकारी छिपाई नहीं जा सकती। अगर आप रिटर्न में शेयरों या म्यूचुअल फंड यूनिट्स की बिक्री से हासिल फायदे के बारे में जानकारी नहीं उपलब्ध कराते हैं तो आपको नोटिस मिल सकता है। राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने या इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत फर्जी तरीके से छूट हासिल करने के मामले में भी आपको नोटिस मिल सकता है। मनी कंट्रोल पहले ही बता चुका है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स छूट से संदिग्ध मामलों का पता लगाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। अगर आपने पुरानी रिजीम के तहत रिटर्न भरने का विकल्प चुना है तो आपको ऐसे सभी दस्तावेज अपने पास रखने चाहिए जिनके आधार पर आपने टैक्स छूट ली है। ऐसा करने पर आप किसी भी तरह की जांच की स्थिति में सुरक्षित रहेंगे और आपको किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने एक फाइनेंशियल ईयर में 2 कंपनियों के लिए काम किया है तो कायदे से आपको रिटर्न भरते समय प्रोफेशनल की मदद लेनी चाहिए। ऐसे लोगों के पास 2 फॉर्म 16 होते हैं। एक फॉर्म 16 मौजूदा एम्प्लॉयर की तरफ से मिलता है जबकि अन्य फॉर्म पूर्व एम्प्लॉयर मुहैया कराता है। रिटर्न में दोनों कंपनियों से हासिल इनकम के बारे में जिक्र करना नहीं भूलें। AIS में आपकी इनकम के बारे में पूरा ब्यौरा होता है, लिहाजा इसमें दोनों फॉर्म 16 का ब्यौरा दिखेगा। आपकी तरफ से दिए गए बैंक खातों के नंबर पर ही आपको रिफंड मिलता है। अगर आपका बैंक खाता नंबर सही नहीं है तो आपके रिफंड में देरी हो सकती है। ITR में खाता नंबर, IFSC, बैंक का नाम और अन्य ब्यौरा देने में सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है। रिटर्न भरने के काम को टालकर आखिरी वक्त पर ले जाना नुकसानदेही साबित हो सकता है। मुमकिन है कि आप हड़बड़ी में कई जरूरी जानकारी का जिक्र करना भूल जाएं। रिटर्न भरने की आखिरी तारीख आने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर भीड़ काफी बढ़ जाती है और इस वजह से आखिरी समय में तकनीकी दिक्कतें भी बढ़ने लगती हैं। लिहाजा समय से थोड़ा पहले रिटर्न भरने से आप कई तरह के झंझटों से मुक्त रह सकते हैं। ITR फाइलिंग की प्रक्रिया रिटर्न भरने से ही नहीं पूरी हो जाती है। इसके बाद रिटर्न का वेरिफिकेशन जरूरी है, जिसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसकी प्रोसेसिंग करेगा। आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई फाइलिंग पोर्टल के जरिए आधार नंबर का इस्तेमाल कर बैंक खाते, डीमैट खाते आदि की मदद से अपने रिटर्न की वेरिफिकेशन कर सकते हैं। आप ई फाइलिंग वेबसाइट से ITR V फॉर्म डाउनलोड कर इसे बेंगलुरु स्थित इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर को भेज सकते हैं। आपका वेरिफिकेशन रिटर्न भरने के 30 दिनों के बाद होता है। वेरिफिकेशन की तारीख को ही रिटर्न भरने की तारीख माना जाएगा।